Hello children, in the previous class we learnt about Karta Karak, Karma Karak और Karna Karak. Today we will learn the other 5 cases यानी कारक के 5 भेदों के बारे में जान लेंगे। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता क्रिया करता है या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। यानी जिसके लिए कर्ता क्रिया करता है, कर्ता यानी जो काम करने वाला क्रिया को जो करता है या काम करता है उसको हम या कुछ दिया जाता है या तो कुछ देता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए गीता के लिए चाय लाओ। किसके लिए चाय लाना? गीता के लिए चाय लाना। नर्स ने मरीज को दवा पिलाई। नर्स ने मरीज को, मरीज यानी पेशेंट, दवा यानी औषधि या तो मेडिसिन, मरीज पेशेंट यानी रोगी को दवा पिलाई। नर्स हैज गिवन द मेडिसिन टू द पेशेंट। सो लाइक दिस मरीज को यानी को यहाँ संप्रदान कारक होता है। के लिए, गीता के लिए यहाँ संप्रदान कारक होता है। या तो और अलग उदाहरण ले सकते हैं, पिताजी ने मेरे लिए पुस्तक लाए या तो पिताजी ने मेरे लिए स्वीट्स लाए, ऐसे। तो किसके लिए लाए? मेरे लिए। ये ऐसे उदाहरण को हम संप्रदान कारक कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में गीता के लिए और मरीज को संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक की पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसके लिए लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। यानी क्रिया के साथ किसके लिए प्रश्न लगाने से उसमें हमें मिलता है के लिए या तो को, ऐसे शब्दों को हम संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए किसके लिए चाय लाना? गीता के लिए। किसको दवा पिलाई? मरीज को। किसके लिए पुस्तक लाई? मेरे लिए। ऐसे उदाहरण को हम संप्रदान कारक कहते हैं। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होना यानी तो दूसरे वहां से छूट जाने का भाव प्रकट हो तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए मजदूर के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। कहां से? मजदूर के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। यहाँ एक मजदूर है यानी एक नौकर है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी था लेकिन वह गिर रहा है, उसके हाथ से वह गिर गई है। और दूसरा है पिताजी घर से निकले। पिताजी घर से निकले। कहाँ से निकले? घर से निकले। यानी से या यहाँ और ये हाथ से, ये दोनों अपादान कारक होते हैं। यानी इसके हाथ से वह छूट रहा है और घर से पिताजी निकल रहे हैं। ऐसे उदाहरण को हम या तो ऐसे शब्दों को हम अपादान कारक कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में, उपरोक्त यानी उपयुक्त यानी ऊपर के वाक्यों में हाथ से और घर से अपादान कारक हैं। अपादान कारक की पहचानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ से लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। यानी कहाँ से गिरा, कहाँ से निकले, ऐसे प्रश्न पूछने से उनको हम अपादान कारक कहते हैं। कुल्हाड़ी कहाँ से गिरी? हाथ से। पिताजी कहाँ से निकले? घर से। वैसे ही पेड़ से पत्ते गिरे। इस तरह के उदाहरण को हम अपादान कारक कहते हैं। छठवा है सिक्स्थ वन संबंध कारक। संबंध कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, यानी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके रूप से जिस वाक्य के में आए अन्य व्यक्ति का उसी वाक्य में आए हुए अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध पता चले, यानी उसका रिश्ता या उसका संबंध पता चले, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इस नाम में ही हम बोल सकते हैं या तो
पता लगा सकते हैं कि संबंध यानी उसका रिलेशनशिप या तो रिश्ता जोड़ने वाला संबंध कारक होता है। उदाहरण के लिए रवि की घड़ी मिल गई। रवि की घड़ी, घड़ी यानी वॉच, रवि की घड़ी मिल गई। किसकी घड़ी है? रवि की घड़ी है। यह रवि और घड़ी का संबंध है। किसका? रवि, घड़ी का संबंध रवि के साथ होता है। या तो हम और उदाहरण बोल सकते हैं, रवि की माता है, ये रवि की माता है। ऐसे किसकी माता? रवि की माता। ऐसे संबंध को, रवि और माता का संबंध को जोड़ने वाला की होता है। इसीलिए इसको हम संबंध कारक कहते हैं। की को हम संबंध कारक कहते हैं। और एक उदाहरण, यह रामू का कुर्ता है। यह किसका कुर्ता? रामू का कुर्ता। रामू के हाथ में जो है वह रामू का कुर्ता है। और कुर्ता और रामू दोनों का संबंध जोड़ने वाला क होता है। यह क संबंध कारक होता है। तो रामू रवि के पिताजी हैं। के यानी यह संबंध को जोड़ता है, इसलिए हम का, के, की को हम संबंध कारक कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में रवि की और रामू का में संबंध कारक है। इस संबंध कारक की पहचानने के लिए किसका, किसके, किसकी जैसे प्रश्न लगाकर पूछा जाता है। उदाहरण के लिए, किसकी घड़ी? रवि की घड़ी। किसका कुर्ता? रामू का कुर्ता। किसकी माता? रवि की माता। या तो किसके पिता? रामू के पिता। ऐसे शब्दों को या काके की शब्दों को हम संबंध कारक कह सकते हैं। 7वां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी क्रिया के होने के स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया यानी वर्ब, होने के स्थान यानी स्थल को या कहाँ पर होता है उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कार्य होने के स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर यानी कहाँ पर रखा है? मेज पर। यहाँ कार्य या तो क्रिया होने के स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए मेज पर अधिकरण कारक कहलाता है। वैसे ही बोतल में दवाई है। बोतल यानी बॉटल में दवाई, दवाई यानी मेडिसिन या औषधि। बोतल में देयर इज अ मेडिसिन इनसाइड द बॉटल। सो में, बोतल में दवाई, दवाई कहाँ है? बोतल में है। इस तरह में अधिकरण कारक कहलाता है। ऊपर के वाक्यों में मेज पर और बोतल में अधिकरण कारक सूचक होते हैं या अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। और इस अधिकरण कारक की पहचानने के लिए किस में, कहाँ पर, किस पर लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण के लिए, पुस्तक कहाँ पर है? मेज पर है। दवाई किस में है? बोतल में है। इस तरह के पर, ऊपर, में ऐसे शब्दों को हम अधिकरण कारक कहते हैं। और 8वां होता है संबोधन कारक। और ये लास्ट कारक होता है, यानी अंत वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे हम अब संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन यानी संबोधन करना, यानी किसी को पुकारना, यानी किसी को किसी दूसरों को नाम लेकर पुकारना। या तो नाम नहीं पता है तो ए करके या ओ करके हम संबोधन करते हैं, तो उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। हे प्रभु मेरी सहायता करो। हे प्रभु यानी या तो हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। ऐसे हे प्रभु, ऐसे हे, अरे, ऐसे शब्दों को हम संबोधन कारक कहते हैं। अरे मोहन तुम किधर थे? अरे मोहन यानी इसको आश्चर्य से भी और बहुत दिनों के बाद मिल रहा है, इसलिए वह अरे मोहन तुम किधर थे? अरे भाई क्या कर रहे हो? यानी उसको उसका नाम पता नहीं है तो अरे भाई कहते हैं। इस तरह के अरे और हे संबोधन कारक होते हैं। उपरोक्त वाक्यों में यानी उपर्युक्त यानी ऊपर के वाक्यों में हे प्रभु और अरे मोहन में संबोधन कारक होते हैं। हे और अरे ये दोनों संबोधन कारक होते हैं। इस तरह हमने जान लिया कि कारक के
आठों वेदों के बारे में, और इन 8 वेदों को कारकों को हमें अच्छी तरह जान लेना जरूरी होता है. Okay children, I hope you understood this lesson.